This video is for educational and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. इस मासूम से चेहरे को देखकर आपको लग रहा होगा कि आखिर क्यों पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं, इस मासूम से चेहरे के पीछे एक ऐसी महिला है जिसने पैसों की लालच में कई सारे लोगों की हत्या की। इस महिला को इंडियाज फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है, उर्फ साइनाइड मलिका। इस महिला का नाम केडी केम्पम्मा था, जो कर्नाटका के कगालीपुरा इलाके से बिलोंग करती थी। वैसे तो केम्पम्मा एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती थी। इनके फादर एक मजदूर का काम करते थे। इनके अरेस्ट के बाद इनके रिश्तेदारों ने इन्हें पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। इन्होंने इनके बारे में कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि वो इस तरह की फीमेल से बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। इसलिए इनके बारे में कोई भी सटीक जानकारी देना थोड़ा सा मुश्किल था, पर हमने हमारी पूरी कोशिश की है कि हम जितनी हो सके उतनी एग्जैक्ट जानकारी आप तक पहुंचाएं। केम्पम्मा का जन्म एक गरीब घर में हुआ था। वह एक ऐसे गांव में रहती थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह हमेशा यह सोचती कि क्यों मैं एक साधारण ज़िंदगी नहीं जी सकती, क्यों मैं 3 वक्त का खाना पेट भर क्यों नहीं खा सकती। उसका ये सपना था कि उसकी शादी किसी एक ऐसे इंसान से हो जो उसकी यह हालत सुधार दे, पर अफसोस ऐसा न हुआ। केम्पम्मा के पिताजी ने उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जो पेशे से टेलर थे, जिसके चलते उसकी माली हालत कुछ खास सुधरी नहीं थी। अपने खर्चों को उठाने केम्पम्मा ने घर का काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही वो काम करती रहती, पर जाहिर है वो इस काम से खुश नहीं थी। केम्पम्मा के दिमाग में अमीरों को लेकर बहुत गुस्सा था, पर वो ये जान चुकी थी कि पैसा ही सब कुछ है। केम्पम्मा सिर्फ ऐसे सोसाइटीज़ में काम करती थी जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। वह खुद तो अमीर नहीं थी, इसलिए वो इन लोगों के ज़रिए अपनी अमीरों वाली ज़िंदगी जीती थी। इन घरों में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड हुआ करता था, इसलिए केम्पम्मा ने गोल्ड चुराने का प्लान बनाया और आखिरकार उसने अपनी पहली चोरी को अंजाम भी दे दिया था। केम्पम्मा को गोल्ड के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसने जब पहली चोरी का गोल्ड बेचा तब उसे काफ़ी सारे पैसे मिले और उसे अपना सपना साकार होते हुए दिख रहा था। ऐसा करते करते केम्पम्मा ने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था और ये पैसा लेकर वो अपने पति के पास गई और इन्होंने ये सारा पैसा चिट फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान किया। पर अफसोस ये था कि धीरे धीरे करके इनका सारा पैसा डूबने लग गया था, इसलिए केम्पम्मा ने अपना काम फिर से शुरू किया। पर अफसोस ये था कि एक दिन वो आखिर किसी मालिक के घर चोरी करते हुए पकड़ी गई और इस मालिक ने इसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जिसकी वजह से इसे 6 महीने की सज़ा हुई। 6 महीने की सज़ा काटने के बाद केम्पम्मा अपने घर लौटती है अपने पति और बच्चों के पास, और उसे पता चलता है कि उसकी चोरी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। और यही सुन के केम्पम्मा के पति ने उसे घर से निकाल दिया था। अब घर से बाहर निकलने के बाद जीना काफ़ी मुश्किल था, तो यहाँ से अब केम्पम्मा की क्रिमिनल बनने की स्टोरी शुरू होती है। अब केम्पम्मा अपना गांव छोड़ चुकी थी और दर दर के ठोकरें खा रही थी। अपना गुजारा करने के लिए वह जो काम हाथ लगे उस काम को कर दिया करती थी। इसी दौरान उसे एक सुनार की दुकान में काम करने का मौका मिलता है, जहां उसे सोने की असली कीमत पता चलती है। साथ ही साथ उसे साइनाइड नाम के केमिकल के बारे में पता चलता है, जो सोने के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जिसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो और किसी इंसान को दिया जाए तो उसकी तुरंत मौत हो सकती है। केम्पम्मा बड़ी चालाकी से इसी साइनाइड को पानी में मिलाकर अपने शिकार को पिला दिया करती थी, जिसकी वजह से उनकी तुरंत मौत हो जाती थी, और इसी साइनाइड की वजह से इसका नाम पड़ा था साइनाइड मलिका। 19 अक्टूबर 1999 होसकोटे में केम्पम्मा ने अपने पहले मर्डर का अंजाम दिया। यह विक्टिम एक ममता राजन नाम की 30 साल की महिला थी। ममता राजन अपनी परेशानियों से बहुत जूझ रही थी, इसलिए वह हर रोज़ एक मंदिर जाती। केम्पम्मा ने इसका पीछा करते हुए रोज़ ध्यान दिया कि यह रोज़ मंदिर आती है और इसके गले में एक सोने का हार रहता है।
मौका देखते ही केम्पम्मा ने जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो केम्पम्मा ने हमेशा की तरह इसे साइनाइड दिया और इसे मार दिया और उसका सोना लेकर फरार हुई। इस महिला का केम्पम्मा के साथ कोई रिलेशन नहीं था, ना ही किसी ने उसे मारते हुए देखा था, इसलिए कभी वो इस मर्डर के लिए पकड़ी ही नहीं गई और उसने शहर बदल दिया। केम्पम्मा ये समझ चुकी थी कि अमीर हो या गरीब, सारे लाचार और परेशान लोग आखिरकार भगवान के ही घर आते हैं और वही उसने अपने शिकार ढूंढने शुरू किए। रिपोर्ट्स के अनुसार केम्पम्मा ने 10 अक्टूबर और 18 दिसंबर के बीच 5 और महिलाओं की हत्या की थी। केम्पम्मा की दूसरी शिकार थी एलिजाबेथ, जो एक 52 इयर्स की फीमेल थी और सातानूर में रहती थी। एलिजाबेथ की एक ग्रैंड डॉटर थी जो कुछ दिनों से गायब थी और उस ग्रैंड डॉटर के घर वापसी की प्रार्थना करने के लिए एलिजाबेथ अक्सर मंदिर जाया करती थी, जिसकी भनक अब केम्पम्मा को लग गई थी। केम्पम्मा ने धीरे धीरे एलिजाबेथ से बातें करना शुरू करी और उसे अपनी बातों में उलझाना शुरू किया। उसने एलिजाबेथ से कहा कि उसके पास कुछ ऐसे रिचुअल्स है जिन्हें पूरा करने से उसकी ग्रैंड डॉटर घर वापस आ जाएगी। उसके रिचुअल्स में यह शर्त थी कि उसे एक पूरा दिन भर कुछ नहीं खाना है और मंदिर में आकर बैठना है। रिचुअल की एक कंडीशन ये भी थी कि इस पूरे रिचुअल के दौरान उसे एक विवाह अवस्था में रहना है और उसे अपने सारे गहने पहन के रहना है, और जब शाम ढलेगी तब ये रिचुअल संपूर्ण होने के बाद केम्पम्मा उसे खुद अपने हाथों से पानी पिलाएगी। जाहिर है इस पानी में वही साइनाइड मिला हुआ था और केम्पम्मा एक बार फिर एक विक्टिम को अपने जाल में फंसाकर उसी तरह मारने में कामयाब हुई। केम्पम्मा ने एलिजाबेथ के सारे गहने चुरा लिए। अब एक नया विक्टिम और एक नया शहर। केम्पम्मा का अगला शिकार थी यशोदामा, जो एक 60 साल की महिला थी और इनकी मौत सिद्धांगानामुर क्यातासांद्रा में हुई थी। यशोदामा को अस्थमा की बीमारी थी और वो अपने वेलबींग और हेल्थ के लिए अक्सर मंदिर जाया करती थी। इस बात का केम्पम्मा ने फ़ायदा उठाया और यशोदामा से कहा कि अगर वो उसके बताए गए रिचुअल्स को पूरा करती है तो उसका ये अस्थमा हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कोई रास्ता न मिलने पर यशोदामा केम्पम्मा की बातों में आ गई और सेम एलिजाबेथ की तरह केम्पम्मा ने यशोदामा को भी मार दिया और उसके गहने लेकर भाग गई। केम्पम्मा की अगली शिकार थी मुनियम्मा, जो एक 63 इयर्स की फीमेल थी। मुनियम्मा हमेशा से भजन कीर्तन गाना चाहती थी, पर उसकी तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहती थी। केम्पम्मा मुनियम्मा से येदुर टेम्पल में मिली और वहाँ उसने यकीन दिलाया कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो अपना भजन गाने का सपना पूरा कर सकती है, और फिर आखिर वही होना था जो आप सोच रहे हैं। अगर आप केम्पम्मा के पैटर्न को देखो तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करती थी जो रिचुअल्स में बिलीव करते थे, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और उन्हें बातें मनवाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता था। केम्पम्मा अपने शिकार को शिकार बनाने के बाद अपना शहर बदल देती थी, नाम बदल देती थी और एक नए शहर में एक नए शिकार के तलाश में लग जाती थी। केम्पम्मा की 5th रिकॉर्डेड विक्टिम थी नागवेनी, जो एक 30 साल की महिला थी और लाख कोशिशों के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए केम्पम्मा ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसे कहा कि अपने रिचुअल्स करके वो प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और इसके साथ ही साथ उसे जो संतान होगी वो एक लड़का होगा, और इसीलिए नागवेनी उसके बातों में आ गई और केम्पम्मा ने उसकी भी हत्या कर दी। साल 2006। अब केम्पम्मा ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से वो उसके बारे में काफ़ी बवाल हो चुका था। उसकी अगली विक्टिम थी रेणुका, जो एक 22 साल की न्यूली मैरिड महिला थी जो कोलार डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, और ये वैसे तो अकेले ही रहती थी क्योंकि उसके पति दुबई में काम करते थे और वो बस छुट्टी में अपने साथ आया करते थे। इसीलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपनी एक फ्रेंड के साथ रहा करती थी। रेणुका की एक ये तमन्ना थी कि उसे जल्द से जल्द बच्चा हो जाए और वो एक मेल होना चाहिए। इस बात का फ़ायदा केम्पम्मा ने उठाया और उसने रेणुका और उसकी फ्रेंड मानी के साथ जान पहचान बढ़ाई और उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हुए उसे एक सलूशन भी बता दिया, जैसे उसने पिछले विक्टिम्स को बताया था। पर एक दिन अचानक रेणुका गायब हो चुकी थी। इस खबर को सुनते हुए मानी का पहला शक तुरंत केम्पम्मा पर जाता है और वह रेणुका की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस थाने में दर्ज कर देती है और केम्पम्मा पे ही शक जाहिर करती है। पुलिस को केम्पम्मा तो नहीं मिलती,
पर रेणुका की लाश मिल जाती है और ये खबर इतनी फैल जाती है कि अखबार में पढ़ने के बाद पिछले विक्टिम्स के रिलेटिव्स भी आगाह हो जाते हैं और वह इन सीरियल किलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। पुलिस के पास केम्पम्मा का हुलिया तो था, पर बार बार नाम और एड्रेस बदलने की वजह से पुलिस को केम्पम्मा को पकड़ने के लिए काफी परेशानी हो रही थी, पर यह तलाश ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। आखिर 2 साल बाद 2008 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से केम्पम्मा पकड़ी गई। एक लोकल गोल्ड शॉप में एक महिला ने एक ऐसा नेकलेस लाकर बेचा जिसे उस दुकान वाले ने अखबार में देखा था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस तुरंत केम्पम्मा के पीछे लग गई और आखिरकार पुलिस ने केम्पम्मा को एक बस स्टॉप पे जाते हुए देखा जहां वो भागने के लिए बस पकड़ रही थी और आखिरकार केम्पम्मा को पुलिस ने पकड़ ही लिया था। इंटरोगेशन के दौरान पुलिस ने केम्पम्मा से 3 मेजर सवाल किए। पहला सवाल ये था कि तुमने इतने लोगों की हत्या क्यों की। उस बात का जवाब देते हुए केम्पम्मा ने कहा कि मुझे बस पैसा चाहिए था और इन लोगों के पास काफ़ी पैसे थे, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया। पुलिस का दूसरा सवाल ये था कि तुमने इन लोगों की हत्या करने के लिए साइनाइड का ही क्यों इस्तेमाल किया, तुम इनको बेहोश करके भी भाग सकती थी। तो केम्पम्मा ने कहा कि इतना सारा सोना लूटने के लिए मुझे वक्त की ज़रूरत थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बाद में पुलिस के सामने पहचाने, इसलिए मैं हर बार उन्हें मार दिया करती थी। पुलिस का तीसरा सवाल ये था कि आज तक तुमने कितने लोगों की हत्या की, जिसका जवाब केम्पम्मा ने बिल्कुल नहीं दिया और बस नीचे देखती रही। इसलिए पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंची कि पहले मर्डर से लेकर तो आखिरी मर्डर तक 22 लोगों की इसी तरह से हत्या हुई थी, इसलिए इन सारी हत्याओं का इल्ज़ाम केम्पम्मा पर आ चुका था। साल 2010 में केम्पम्मा के केस की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने केम्पम्मा के केस को पूरी तरह से परखते हुए केम्पम्मा को साइनाइड मलिका के नाम से इस केस को क्लोज किया और साथ ही साथ केम्पम्मा को डेथ सेंटेंस सुना दिया। पर साल 2014 में कोर्ट ने अपना फैसला रिवाइज किया और साथ ही साथ ये कहा कि केम्पम्मा ने जो जुर्म किया है उसके जो एविडेंसेस है वो सारे के सारे एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल है। इसके साथ साथ केम्पम्मा ने अपना जुर्म खुद ही कबूल किया है, इसलिए उसकी डेथ सेंटेंस कैंसिल करके उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। केम्पम्मा आज भी जिंदा है और अपनी किए की सज़ा काट रही है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।